हाँ, तो उस बॉक्स में पक्षी, उस हैमक बॉक्स में पक्षी फंसी हुई है, जो कि चारों ओर से मान लो पैच ऑफ ग्रास से घिरा हो, एक बुश हो। इमेजिन द बर्ड फ्लाइंग इनटू ए बुश और अ पैच ऑफ ग्रास एंड इट फाइंड इटसेल्फ बाउंसिंग अबाउट इन हैमॉक। मान लो आप कल्पना करो कि कोई पक्षी उड़ रही है, पेड़ के टहनी के ऊपर, पेड़ की टहनी में उड़ रही है। पेड़ की टहनी लगी रहती है, आप वृक्ष को देखे होंगे, बहुत सारे पक्षी लोग एक साथ बैठे रहते हैं वृक्ष के टहनी पर, बुश पर, या फिर बहुत सारे ग्रासों के बीच में, और फिर वो उड़ती है, अप एंड डाउन करती है, एंड इट फाइंड, और फिर अपने आप को पाती है कि वो केवल बाउंस कर पा रही है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, एंड इट फाइंड इट्स बाउंसिंग अबाउट इन हैमॉक। किसी बेड के अंदर, किसी लेंथ और ब्रेड्थ वाली, डायमेंशन वाली कोई बेड है, उसके अंतर्गत ही वो सीमित है, बाहर से नहीं निकल पा रही है। उसके अंतर्गत में खूब मूवमेंट कर सकती है, उछल कूद सकती, उड़ सकती है, लेकिन बाहर उससे नहीं निकल सकती है। एक वैसा इनविजिबल नायलॉन के स्टैंड्स का बना हुआ नेट्स बैम्बू पोस्ट पर फिक्स करने का काम स्विट्जरलैंड के उस व्यक्ति ने किया था, बहुत ही मशहूर व्यक्ति। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का अरेंजमेंट बर्ड्स को जालों में फंसाने के लिए किया जाता था। नाउ बीइंग स्प्रिंगी एंड इलास्टिक, और जैसे कि आप जानते हैं वो हैमॉक की जो तैयारी की गई थी नायलॉन के स्ट्रैंड से, दैट वाज द इनविजिबल नेट्स एंड दैट इज टू स्प्रिंगी एंड इलास्टिक। जैसे कि आप पिछली बार आपने पढ़ा था कि जापानियों के द्वारा वो इन्वेंटेड हुआ था, वो उसका नाम क्या था, मिस्ट नेट्स, देख सकते हैं आप लोग। दैट वाज द मिस्ट नेट्स इन्वेंटेड बाय जापानीज लोग उस मिस्ट नेट्स को इन्वेंट यानी कि खोज निकाले थे, उसी का प्रयोग यहाँ पर वो स्विट्जरलैंड का एक्सपर्ट यहाँ किया था पक्षियों को कैद करने के लिए। Being springy and elastic, the net doesn't damage the bird. चूँकि पक्षी उसके भीतर जो कैप्चर्ड जो बर्ड्स थी उसके भीतर उछल कूद कर सकती थी, उड़ भी सकती थी, और जब उछली की कूदेगी ना तो हो सकता है अगर ऊपर कंक्रीट हो, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो वॉल की, तो पक्षी को उससे चोट लगेगी। पक्षी हो सकता है टकरा के मर जाए अंदर में, चोट खा के, चोटीला हो के पक्षी हो सकता है बेहोश हो जाए। लेकिन नहीं, उसका वॉल काफी फ्लेक्सिबल था। बिंग स्प्रिंग यहाँ लिखा है, दैट वाज स्प्रिंग एंड इलास्टिक। तो जब पक्षी उससे टकराती थी तो वॉल इलोंगेट कर जाता था, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी था, इलास्टिसिटी था। वो पक्षी उससे जंप करके टकराई, फोम टप टप, मतलब ऊपर हुई तो टकराई उस वॉल से, तो वॉल इलोंगेट हो जाता था, लेकिन फिर वापस अपने रूप में, ओरिजिनल शेप में आ जाता था। इस प्रकार से ना वॉल डैमेज होता था, ना पक्षी की बॉडी डैमेज होती थी। And hence the net doesn't damage the bird, but it must be quickly untangled, wigged, measured and ringed. लेकिन पक्षी को बहुत ही untangled यानी कि बांध, it must be quickly untangled, wigged, measured and ringed. Then it is free to fly away, wondering what on earth that noise and excitement was all about. लेकिन ये ठीक नहीं था, इसलिए उसमें मौजूद पक्षी, उसमें जो फंसी हुई कैप्चर्ड बर्ड्स को जल्द से जल्द अनटैंगल्ड करना चाहिए था। मतलब उसमें से बाहर निकाल करके उसे वजन कर, उसे मेजर कर, नाप कर, तौल कर, उसे जल्द से जल्द उसके पैरों में रिंग क्लैम्प्ड कर देना चाहिए था। जितना जल्दी हो सके ये कार्य कर देना चाहिए था, क्योंकि कब तक वो फड़फड़ाती रहेगी अंदर कैप्चर होकर के। देन इट इज फ्री टू फ्लाई अवे, और फिर उससे बाहर उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूमने फिरने के लिए। What on earth that noise and excitement was all about? तो जिसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड थी, काफ़ी शोर मचा रही थी अंदर में, उस हैमॉक में बंद जो पक्षियाँ
उस इनविजिबल नेट से बनी हुई उस हैमक के भीतर कैद पक्षियां जो काफ़ी शोर और उत्सुक थी, फड़फड़ा रही थीं, आखिरकार उसे क्लैम्प कर, उसके नाप, उसकी मेजरमेंट लेकर, उसकी वजन को नाप तोल कर, उसे अनटेंगल्ड कर, क्विकली उसे अनटैंगल्ड कर, मतलब टैंगलिंग मतलब होता है कि फंसाना किसी को, तो अनटैंगल यानी कि उसे वहाँ से आज़ाद कर, उसकी वजन को नाप कर, मेजर्ड कर, वैल्यू को उसके पैरों में रिंग लगा करके जल्द से जल्द उसे उड़ा दिया जाए बाहर, मतलब छोड़ दिया जाए बाहर, फ्रीली टू मूव अवे एंड वॉन्डरिंग व्हाट ऑन अर्थ दैट नाज एंड एक्साइटमेंट वाज ऑल अबाउट, जिसकी वो उत्सुकता और शोर मचाना बस इसी बात के लिए थी कि वो अंदर फड़फड़ा रही थी, काफ़ी उछल कूद कर रही थी। In order to move away in the sky, to move freely away in the sky and wandering here and there. आप समझ सकते हैं? The camp was a real bird heaven. Heaven is a safety shelter, मतलब रहने का एक बहुत ही सुरक्षित स्थान, उसे कहते हैं हेवन। हेवन किसे कहते हैं? A place of safety, सुरक्षा का क्षेत्र, उसे कहते हैं हेवन। तो जो कैंप था वो बर्ड के लिए वास्तव में एक सुरक्षा का क्षेत्र था, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज ऑल्सो ए फेवरेट स्पॉट फॉर स्नेक, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सांपों के लिए भी एक बहुत ही पसंदीदा स्पॉट था, स्थान था। इट वॉज इन्फेस्टेड बाय सो स्कैल्ड वाइपर्स। व्हाट इज इन्फेस्टेड? Inhabit a place in large numbers so as to cause damage. It was infested by saw-scaled vipers, deadly venomous snake which move fast and are quick to strike. लेकिन हुआ क्या? जिसका डर था वही हुआ। कुछ वाइपरों के द्वारा स्किल्ड वाइपर्स और कुछ डेडली वेनोमस सांपों, वेनोमस स्नेक्स और स्किल्ड वाइपर्स के द्वारा उस सुरक्षित स्थान को बर्बाद कर दिया गया, मतलब उस जगह को लूट लिया गया, उस जगह को हथिया लिया गया उनके द्वारा। बाय डैमेजिंग inhabit a place in large numbers so as to cause damage. उनकी बड़ी मात्रा, उनकी बड़ी तादाद उन वेनोमस स्नेक्स और सो कॉल्ड वाइपर्स की बहुत बड़ी संख्या उस जगह पर अपना वर्चस्व जमा लेती है, सो एज टू कॉज डैमेज, वहाँ पर नुकसान पैदा करने के लिए, वहाँ उस स्थान को तहस नहस करने के लिए बड़ी मात्रा में ये सभी जानवर, ये सभी वेनोमस स्नेक्स और वाइपर्स उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उस जगह को घेर लेते हैं, इनहैबिट कर लेते हैं। इनहैबिट मतलब वहाँ के वासी हो जाते हैं, वहाँ रहने लग जाते हैं, उस जगह को यूज़ करने लग जाते हैं। मिसयूज़ कहिए, यूज़ कहिए, सब बराबर है। उस जगह पर पहुंच करके उस स्थान का मिसयूज़ करने लग जाते हैं, सो एज टू कॉज डैमेज, नुकसान, क्षति पहुंचाने के मकसद से। तो इन्फेस्टेड मतलब होता है इनहैबिट अ प्लेस इन लार्ज नंबर, किसी स्थान का वासी निवासी हो जाना, किसी स्थान को अपना घर बना लेना, उसे बर्बाद करने के लिए। पहले से जो स्थान वहाँ पर तैयार है उसे तहस नहस करने के लिए उस स्थान को अपना घर बना लेना, इनहैबिट कर लेना, उसे कहते हैं इन्फेस्टेड। और इन्फेस्टिंग किसके द्वारा हो रहा है? हम बोल रहे हैं क्या हुआ? So snake sandy coloring helps it blend in so well with the desert soil that it is easy to step on. वो विनोमिनस व खतरनाक सांप, बहुत ही खतरनाक भयंकर सांप की जो कलर थी वो बालू रंग की से बिल्कुल मिलती जुलती थी।
वो सैंडी स्नेक था, उसकी जो कलर थी, रंग बिल्कुल बालू नुमे थी। बालू में अगर वो सांप मौजूद है तो पता ही ना चले कि वहाँ वो उपस्थित है, क्योंकि उसकी जो रंग थी बिल्कुल मैचिंग थी, किससे? बालू से। तो जब डेजर्ट में उसको अपने शिकार तक पहुंचने में काफ़ी आसानी होता था, बिल्कुल आसानी से, इजीली, वेरी इजीली इट कैन फ्लॉक टुवर्ड्स इट्स विक्टिम, इट्स अपने शिकारी तक बड़ा ही आसानी से वह पहुंच सकता था। सो हेल्प्स इट ब्लेंड इन सो वेल विद द डेजर्ट। मरुभूमि में वो इतने आसानी से खुद अपने शरीर को रेंग सकता था, डेजर्ट की उस मिट्टी में बड़ी आसानी से अपने शरीर को वो रेंग सकता था, किसी को पता भी ना चले। एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्टेप ऑन, और अपने आप को, अपने शरीर को रेंगाते बर्ड के हेवन तक पहुंचने में बड़ा ही उसे आसानी होता था। कोई उसे पहचान ना पाता था, किसी को पता भी नहीं चलता था कि रेगिस्तान के भीतर बालू मिट्टी में, उस बालू की सैंडी सॉइल में, उस डेजर्टी सॉइल के भीतरी कोई उनकी ओर बढ़ रहा था। उस बर्ड के हेवन की तरफ कोई बढ़ रहा था, उसे पता भी नहीं, किसी को कानों खबर नहीं हो पाती थी। किसी भी डॉक्टर सलीम अली के, किसी भी ऑर्निथोलॉजिस्ट, वहाँ जो भी टीम मौजूद थी, किसी को पता नहीं चल पाता था। तो इस प्रकार स्नेक अपने शिकार तक पहुंचने में, वो विनोमिनस स्नेक बड़ी आसानी से अपने शिकार तक पहुंच जाता था। और जब सलीम अली को मालूम चला कि एक विनोमिनस स्नेक वहाँ पर इन्फेस्टिंग करने के लिए पहुंचने वाला था, तो उसने बंदोबस्त कर ली किसका? सलीम हैड ब्रॉट along an anti-venom serum kit। सलीम ने व्यवस्था कर रखा था एंटी वेनम सेरम किट का। एंड ऑन द फर्स्ट इवनिंग दे ट्राइड टू, ये सेरम किट है जो कि सांप के डसने के बाद उसके जहर को निकालने के लिए ये किट का इस्तेमाल किया जाता था। तो सलीम ने एंटी वेनम सेरम किट को अपने साथ रखे हुए था। एंड ऑन द वेरी फर्स्ट इवनिंग दे tried to follow the instruction, but they were so complicated that it was decided in case of bite। लेकिन सांप के डसने के वक्त उस सेरम किट को इस्तेमाल करने का फैसला लेना बहुत ही जटिल था। They should be kind to the victim and allow him to die peacefully। Fortunately, no one was bitten in spite of some close traps। और भाग्य से उस विनोमिनस स्नेक ने किसी को भी नहीं डसा, सिवाय शेप्स को छोड़ करके सभी को किसी को नहीं डसा, सिवाय शेप्स के किसी को भी नहीं उस सांप ने डसा। These bird ringing camps became an important part of the work of Dr. सलीम अली। ये जो बर्ड रिंगिंग कैंप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था, डॉक्टर सलीम अली के सभी कार्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था ये बर्ड रिंगिंग कैंप। एंड द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बम्बई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी प्राकृतिक ऐतिहासिक समाज बम्बई में था, और सलीम अली के कार्यों का यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। कौन? बर्ड रिंगिंग कैंप्स बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था डॉक्टर सलीम अली के सभी कार्यों का, और किसका? बम्बई में स्थित प्राकृतिक ऐतिहासिक समाज का। Millions of birds were ringed in many parts of the country, and the recoveries began to tell for the first time the story of where and how migrants fly। तकरीबन लाखों की संख्या में पक्षियों को